Assalamu alaikum and good morning dear students. Today is our ninth lecture for science. Okay, हमने कल वर्कशीट के भी मैंने आपको आंसर्स बता दिए थे. वर्कशीट भी हमने कंप्लीट कर लिया. चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ कमिंग बैक टू द एक्टिविटीज़. ये जो पेज नंबर 90 के ऊपर आपके पास एक्टिविटीज़ हैं 5. इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल खुलते हैं वी विल डू इट इन द लेबॉर्ट्री और हम वहाँ पे इसको परफॉर्म करेंगे. जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी एक्टिविटीज़ नंबर पेज नंबर 91 की एक्टिविटी नंबर 6, स्टडी द डिज़ाइन ऑफ द रफ नेक फ्लास्क इन द डायग्राम, डिस्क्राइब द फीचर्स इट हैज़ फॉर रिड्यूसिंग हीट लॉस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. अब ये इन्होंने मार्क किए हुए हैं कुछ एरियाज़. आप अगर डायग्राम के अंदर देखिए, आपकी बुक के ऊपर है, तो आपने इसको नेम करना है कि ऊपर जो ये ढक्कन है इसका, ये जो इसका होल्डर है, यहाँ से किस तरह से हीट डिस्चार्ज होगी. फिर ये लेयर्स के अंदर, इसके फ्लास्क के अंदर, फिर ये सारे एरियाज़ के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर किस तरह से हीट आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी. सो ट्रैवल कैसे करेगी, ये आपने बस ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. कन्वेक्शन दो जगह पे आ जाएगा, दोनों दरमियान वाली जो जगह है उधर रेडिएशन होगा, क्योंकि वो आपको पता है दो लेयर्स के दरमियान ये वैक्यूम होता है, तो इधर सिर्फ रेडिएशन के थ्रू हीट मूव करती है. ये रेडिएशन हो जाएगा. और अंदर वाला आपका होगा कन्वेक्शन. कन्वेक्शन से होगा कि कंडक्शन से होगा? कन्वेक्शन से होगा. ये आपने जो है ना पीछे से डायग्राम देख लेनी. तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है. अगर आप ये एक्टिविटी नंबर 7 की बात करें, ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ड्रॉ द 4 बार्स सी बिलो. ये 4 बार्स बनी है, सो डैट देयर एंड्स आर इन कॉन्टैक्ट इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन. ए है 0 डिग्री पे, बी है 30 डिग्री पे, सी है 80 डिग्री पे, डी है 100 डिग्री पे. ए इन कॉन्टैक्ट विद बी, ए बी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, ए सी डी से है. अब पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 वो पूछ रहा है, इन ईच एग्जाम्पल डिसाइड विच वे यू थिंक द हीट विल फ्लो, शो दिस ऑन योर डायग्राम. ये बच्चे आपने डायग्राम बना के शो करना है. डेफिनेटली हीट हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है. मतलब कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट मूव करती है. तो जब ए से बी का जो कांटेक्ट है, डेफिनेटली बी टू ए जाएगी. फिर जब डी टू ए है तो डी से ये ए जाएगी, क्योंकि ए तो 0 डिग्री पे है तो डी 200 डिग्री पे. फिर ए सी जो कंटेक्टेड है, सी से भी ए पे जाएगी, क्योंकि सी भी हाई टेम्परेचर. सी डी डेफिनेटली सी 80 डिग्री पे और डी 200 डिग्री पे है, तो डेफिनेटली डी टू सी वो मूव करेगी. लेकिन ये आपने कॉन्टैक्ट बना के दोनों डायग्राम्स को आपस में ड्रॉ करके कॉपी के ऊपर और एरोस के साथ शो करना है कि हीट विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस बार. देन नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पार्टिकल्स इन ईच बार आफ्टर दे हैव टच्ड. What do you think will happen to the particles in each bar after they have touched? Definitely जब A से B टच होगा तो B वाले, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा, वो ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे होंगे. द पार्टिकल्स विल बिगिन टू वाइब्रेट फास्टर ऑन गेनिंग हीट एनर्जी. डेफिनेटली जब ए से बी का कांटेक्ट होगा तो बी वाली हीट ट्रांसफ़र होना शुरू होगी ए में, तो ए के जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ तेज़ मूव करना शुरू हो जाएंगे. उसी तरह डी से जब ए में होगी तो फिर डी वाले थोड़े स्लो डाउन होते जाएंगे और ए वाले फास्ट होते जाएंगे. सी टू ए में भी ऐसे ही होगा, सी वाले थोड़ा स्लो होते जाएंगे, ए वाले फास्ट मूव करना शुरू हो जाएंगे. डी टू सी में भी ऐसे ही होगा. डी वाले तेज़ मूव कर रहे थे, सी वाले भी थोड़े फास्ट मूव करना शुरू हो जाएंगे गेन करने के बाद एनर्जी, हीट एनर्जी. तो डी वाले थोड़े स्लो हो जाएंगे क्योंकि वो लूज़ कर रहे होंगे एनर्जी, पहले वो ज़्यादा तेज़ थे.
In which example do you think the heat flow will be greatest and why? Heat flow will be greatest between A and D because there is a great temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस देखें आप ए और डी का, ए का 0 डिग्री सेल्सियस और डी का 200 डिग्री सेल्सियस, तो डेफिनेटली इतना टेम्परेचर डिफरेंस है 200 डिग्री का टेम्परेचर, तो डेफिनेटली आपको समझ आए कि बहुत तेज़ी से हीट मूव करेगी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा इसी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा. In which example do you think the heat flow will be the least? जिसके अंदर डिफरेंस सबसे कम है, ठीक है, डिफरेंस सबसे कम आ रहा है ए बी का. सो heat flow will be the least between A and B because the particles of cold object have least energy. कोल्ड ऑब्जेक्ट का लीस्ट एनर्जी, और डेफिनेटली वो भी बी वाले का भी डिफरेंस जो है थोड़ा सा डिफरेंस है 30 डिग्री सेल्सियस का. What type of thermometer would you use to measure the temperature of ice, a furnace, a kiln, a freezer, the body, the human body? अच्छा जी, आइस को आप मेजर करने के लिए आपको पता है मरकरी जो आपका थर्मोमीटर है वो इतना सही नहीं रहता, बिलो ज़ीरो. सो आई वुड यूज़ अल्कोहल थर्मोमीटर. आप AT लिख लें उसको, अल्कोहल थर्मोमीटर को. अब फर्नेस बहुत हीट पे होती है, आपको पता है, ये मैंने बताया भी था आपको कि आप फैक्ट्रीज़ के अंदर फर्नेस जहाँ पे स्टील मिल्स हैं जैसे डिफरेंट है, जहाँ पे बहुत हीट वाला काम होता है, वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर यूज़ होगा. ET लिख लें आप. अब केलन के अंदर भी आपको पता है वो लोहा पिघलाया जा रहा होता है, तो वो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर ET लिख लें. अब फ्रीज़र, अल्कोहल थर्मोमीटर आपकी फ्रीजेस और फ्रिजेस के अंदर भी ये यूज़ किया जाता है. द ह्यूमन बॉडी, डेफिनेटली मरकरी थर्मोमीटर. द थिंग इज़ नाउ टेस्ट. कल मैंने आपसे कहा था कि मंडे को टेस्ट होगा, बट चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग, क्वेश्चंस आर वेरी लॉन्ग. यू कैन यूज़ योर ओन वर्डिंग टू, लेकिन आंसर ठीक होना चाहिए. आई वुड प्रेफर डैट. अगर आप अच्छी अपनी ऑन वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं तो यू आर वेरी वेलकम टू राइट दैट. सो मंडे को आपके लिए आई थिंक सो 6 जुलाई बन रही है. दैट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. आई थिंक थर्सडे रख लेते हैं. थर्सडे 9 जुलाई आई विल टेक. आपके पास एक पूरा वीक है, 6 दिन है, 7 दिन. आज फ्राइडे है, थर्सडे को आपके नेक्स्ट वीक के थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, and it would be 9th of July 2020. So prepared for that, students. I will discuss it with you later. So inshallah from Monday we are going to start our new chapter. For that, it is enough for today, and that's it. Thanks for watching my lecture, and please do read and understand and learn the whole chapter. Thank you so much.